बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवांस ऑडिटिंग, लेक्चर नंबर 10, रिक्वायरमेंट ऑफ अदर रूल्स अंडर AICPA कोड। तो जो इस लेक्चर में हमने डिस्कस करना है वो है हमारे पास ऑब्जेक्टिव नंबर देखिए 7 जो है, अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ अदर रूल्स अंडर द AICPA कोड। अच्छा, अब जो फर्स्ट वन है हमारे पास अदर रूल्स ऑफ कंडक्ट में देखें इंटीग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी रूल। जो हमारे पास इंटीग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी रूल है उसमें देखिए सबसे पहले इंटीग्रिटी और का मतलब आपको पता है, इसके से रिलेटेड जो रूल है, इंटीग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी रूल इन द परफॉर्मेंस ऑफ एनी प्रोफेशनल सर्विस अ मेंबर शैल मेंटेन ऑब्जेक्टिविटी एंड इंटीग्रिटी। कि कोई भी परफॉर्मेंस हो प्रोफेशनल सर्विस में, उसमें वो अपनी जो है इंटीग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी को मेंटेन रखे कि उसका जो पर्पस क्या है। ठीक है, प्रोफेशनल जो भी काम कर रहे हैं उसका सबसे पहले देखें कि उसका पर्पस क्या है। ठीक है, और इट शेल बी फ्री ऑफ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। और उसके अलावा जो प्रोफेशनल काम है, प्रोफेशनल सर्विस है, उसके अलावा उसका कोई और इंटरेस्ट ना हो उसमें। एंड शेल नॉट नोइंगली मिसरिप्रेजेंट फैक्ट्स ऑफ सबऑर्डिनेट हिज और हर जजमेंट टू अदर। और ना ही वो अपने बेस पे जो उसकी अपने और अगर कोई इंटरेस्ट है उस बेस पे कोई मिसरिप्रेजेंट ना करे। ठीक है, जो भी जजमेंट वो करता है जिसकी वजह से वो दूसरों को क्या करे, वो डिसीव करे। तो इंटीग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी रूल में यही है कि जो भी वो उसका ऑब्जेक्टिव है और उसमें वो क्या हो जाए जो भी वो काम करे, ठीक है, और जो अकॉर्डिंग टू रूल करे। ठीक है, और उसमें उसका अपना कोई भी इंटरेस्ट ना हो। सेकंड वन अगर हम बात करें टेक्निकल स्टैंडर्ड्स की, तो फर्स्ट वन है जनरल स्टैंडर्ड्स रूल, कंप्लायंस विद स्टैंडर्ड रूल एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल रूल। तो इसको हमने देखना है 1 by 1 कि जनरल स्टैंडर्ड रूल में कौन से आते हैं, फिर कंप्लायंस विद स्टैंडर्ड रूल में कौन कौन से हैं। ठीक है, फर्स्ट वन है जनरल स्टैंडर्ड रूल। अ मेंबर शेल कंप्लाई विद द फॉलोइंग स्टैंडर्ड एंड विद आर इंटरप्रिटेशन देयरफॉर बाय बॉडीज डिजिग्नेटेड बाय काउंसिल। तो कौन कौन से हैं? सबसे पहले है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू प्रोफेशनल केयर, प्लानिंग एंड सुपरविजन, सफिशिएंट रिलेवेंट डेटा। ये 4 चीज़ें इसमें आ जाती हैं जनरल स्टैंडर्ड रूल में। तो फर्स्ट वन है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस की अगर बात करें, अंडरटेक ओनली द प्रोफेशनल दोज प्रोफेशनल सर्विसेज दैट द मेंबर आर द मेंबर्स फर्म्स कैन रीजनेबली एक्सेप्ट टू बी कंप्लीटेड विद प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। कि उन मेंबर्स को या उन प्रोफेशनल को जो है वो सिलेक्ट करें जो कि अपने काम को अपने प्रोफेशनल तरीके से कंप्लीट कर सके। ठीक है, और उसको रीजनेबली जो भी है काम है उसको कंप्लीट करें। और तो ये है फर्स्ट वन के प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस मतलब। अब जो सेकंड वन है ड्यू प्रोफेशनल केयर, एक्सरसाइज ड्यू प्रोफेशनल केयर इन द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज। जो भी प्रोफेशनल केयर को सामने रख के वो क्या करें, अपने काम को कंप्लीट करें। ठीक है, जो थर्ड वन है प्लानिंग एंड सुपरविजन, एडिक्वेटली प्लान एंड सुपरवाइज द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज। कि जो भी प्लान है सुपरवाइज करते हैं परफॉर्मेंस को, ठीक है, उसको क्या करें, अपने प्लान के तहत उसको सुपरवाइज करके फिर कंप्लीट करें। सफिशिएंट रिलेवेंट डेटा, जो भी काम करते हैं ठीक है प्रोफेशनल तरीके से, उसके लिए जो भी वो डेटा लेते हैं वो सफिशिएंट होना चाहिए, ना कि वो खुद से कोई अजम्पशन नहीं कर सकते। अजम्पशन बेस वो कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते, या अजम्पशन डेटा के ऊपर वो अपने रिपोर्ट को कंप्लीट ऐसे नहीं कर सकते। जो भी डेटा हो वो उससे रिलेवेंट हो और उसका प्रूफ भी हो। अब अगर सेकेंड वन की अगर हम बात करें, compliance with standard rule, a member who performs auditing, review, compilation, management consulting, tax or other professional services shall comply with standards promulgated by bodies designed by council। कि जो compliance with standard rule हैं कि इसमें जितने भी standard जो हाई अथॉरिटी ने इसको दिए हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग्स वो काम करें। और उसके अलावा जो मैनेजमेंट है या कंसल्टिंग है या जो मतलब उसमें टैक्स आ गया, प्रोफेशनल सर्विसेज हो गई, ठीक है, वो सारे क्या हैं
जो भी उसको डिज़ाइन कर दे वेब कंसोल उसके थ्रू उसको कंप्लीट करना चाहिए। नेक्स्ट वन है हमारे पास अच्छा अकाउंटिंग प्रिंसिपल रूल। अब अगर हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल रूल की बात करें तो इसमें हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन है अ मेंबर शिल नॉट, फर्स्ट वन क्या है, एक्सप्रेस एन ओपिनियन आर स्टेट affirmatively that the financial statement or other financial data of any entry are presented in conformity with generally accepted accounting principle। सबसे पहले है कि वो जो भी डेटा जो है वो पुट करे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या उसको रिव्यू करें, ठीक है, तो वो किस बेस पे देखें, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल को सामने रख के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वो क्या करें, कंफर्म करें। अब सेकेंड वन क्या है, इट स्टेट दैट ही और शी इज़ नॉट अवेयर ऑफ एनी मटीरियल मॉडिफिकेशन, कि उसमें मतलब मटीरियल की कोई चेंजिंग की गई है, अगर वो उससे अवेयर नहीं है, दैट शुड बी मेड टू सच स्टेटमेंट और डेटा इन ऑर्डर फॉर देम टू बी कन्फर्मली विद जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल को सामने रख के वो जो भी डेटा उनसे जो है वो डिमांड करेंगे वो उससे रिलेटेड हो। इफ़ सच स्टेटमेंट और डेटा कंटेन एनी डिपार्चर फ्रॉम एनी अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अगर वो जो डेटा प्रोवाइड करते हैं अगर वो उसकी वजह से उसकी जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है उसमें कोई चेंजिंग आ जाती है, ठीक है, तो फिर वो क्या करना चाहिए उनको, एन एस्टेब्लिश सच प्रिंसिपल दैट हैज़ अ मटीरियल इफेक्ट ऑन द स्टेटमेंट आर डेटा टेकन एज अ होल। इफ हाउएवर द स्टेटमेंट आर डेटा कंटेन सच अ डिपार्चर एंड द मेंबर आर एंड डेमोन्स्ट्रेट दैट ड्यू टू unusual circumstances the financial statement or data would otherwise have been misleading। तो वो क्या होगा कि वो जो भी डेटा वो उसके रिलेटेड ना हो, ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल को देख के और जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल को देख के अगर वो उससे रिलेटेड ना हो और वो उसको ऐसे ही अकाउंटिंग प्रिंसिपल में इंक्लूड करके, ठीक है, उसको देख के वो उससे रिलेटेड ना हो, तो फिर वो डेटा जाहिर बात है वो मिसलीड करेगा वो डेटा। अब जो लास्ट वन है इसमें जो बात की, इफ प्रैक्टिकेबल एंड द रीज़न वाई कंप्लायंस विद द प्रिंसिपल वुड रिजल्ट इन मिसलीडिंग स्टेटमेंट, कि उसमें मिसलीडिंग जो है वो क्यों आ जाती है, वो स्टेटमेंट क्यों मिसलीड करती है अगर डेटा जो है उनका अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल या रूल्स ना हो। अब उसके बाद अदर रूल्स ऑफ कंडक्ट जो है कॉन्फिडेंशियल क्लाइंट इंफॉर्मेशन रूल। अब देखें इसमें देखें, प्रैक्टिशनर आर नॉट परमिटेड टू डिस्क्लोज कॉन्फिडेंशियल क्लाइंट इंफॉर्मेशन विदाउट द क्लाइंट्स कंसेंट। जो कॉन्फिडेंशियल क्लाइंट में हम देखते हैं इंफॉर्मेशन रूल में, जो इंफॉर्मेशन रूल है यहाँ पे सिंपल, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी क्लाइंट्स हैं, ठीक है, जिनके पास कोई कंसेंट ना हो, क्लाइंट्स कंसेंट, वो अपनी इंफॉर्मेशन जो है उनको वो परमिशन नहीं होती कि वो उनको दे सकें। अब एक्सेप्शंस टू कॉन्फिडेंशियलिटी रूल कौन कौन से हैं जो कि एक्सेप्शन हैं इसमें, ओब्लिगेशंस रिलेटेड टू टेक्निकल स्टैंडर्ड, सबपोना और समन्स एंड कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस, पेयर रिव्यू रिस्पांस टू द एथिक्स डिवीजन, जिसके हमने बात की हुई है पहले, ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है कॉन्फिडेंशियल रूल में, ठीक है, इन चीज़ों को ये एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसको एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है अदर रूल्स ऑफ कंडक्ट जो है कौन कौन से हैं, कंटिजेंट फीस रूल, अ मेंबर इन पब्लिक प्रैक्टिस शिल नॉट परफॉर्म फॉर कंटिजेंट फीस एनी प्रोफेशनल सर्विसेज फॉर एन और रिसीव सच अ फीस फ्रॉम अ क्लाइंट। अब जो भी कंटिजेंट फीस रूल है तो उसमें ये है कि जो भी ऑडिटर है, ठीक है, या प्रोफेशनल सर्विस है, तो वो खुद किसी भी क्लाइंट से कोई फीस खुद रिसीव नहीं कर सकता। सेकेंड वन क्या है, ऑडिट और रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, और पब्लिकली जो है खुद से ही वो कोई ऐसे रिव्यू नहीं कर सकता। कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हेन द मेंबर एक्सपेक्ट or reasonably might expect that a third party will use the financial statement and the members comparison report does not disclose a lack of independence or अच्छा, तो उसमें lack of independence ना हो, ठीक है, जो भी वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिव्यू करते हैं या उसके जो मेंबर है जो एक्सपेक्ट करते हैं
ठीक है, या एक्सपेक्ट करना चाहते हैं जो थर्ड पार्टी है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज़ करें, ठीक है, तो उसमें कोई वो जो भी डिस्क्लोज करें, ठीक है, वो कम्प्लीटली डिस्क्लोज करें। एन एग्जामिनेशन ऑफ पर्सपेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। और अगर सेकेंड वन अगर इसमें हम देखें कंटिजेंसी फी रूल में, प्रिपेयर एन ओरिजिनल और अमेंडेड टैक्स रिटर्न और क्लेम फॉर अ टैक्स रिफंड। मतलब अगर उन्होंने कोई ओरिजिनल फ़ी दी हुई पहले से, ठीक है, तो वो अगर अमाउंट ज़्यादा पे कर गए हैं, ठीक है, तो वो अपने अमाउंट को रिफ़ंड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है कंटिजेंसी फी रूल को कंटिन्यू करते हुए, ठीक है, अब इसमें जो पिछली लाइन है उसको साथ में लाके, द प्रोविजन इन वन अबाउ अप्लाइज ड्यूरिंग द पीरियड इन विच द मेंबर ऑफ द मेंबर्स फर्म एंगेज टू परफॉर्म एनी ऑफ द सर्विसेज, ठीक है, लिस्टेड अबाउ एंड, मतलब जो ऊपर जो जितनी भी सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें हम जो है देखते हैं। एक्सेप्ट एज स्टेटेड इन द नेक्स्ट सेंटेंस, a contingent fees is a fee established for the performance of any service pursuant to an arrangement in which no fee will be charged unless a specific final or result is attained। जब तक उसका स्पेसिफिक कोई काम या रिजल्ट ना आया हो तब तक वो फ़ी नहीं पे कर सकते। सब कंटिजेंट फ़ी का मतलब ये है कि जब तक उनका जो काम है उनसे उनका कोई रिजल्ट ना दिया हो, रिपोर्ट बना के ना दी हो, तब तक वो अपनी कोई भी फीस वहाँ पे ना नहीं कर सकते, ना ही वो रिसीव कर सकते हैं। और इन विच द अमाउंट ऑफ द फी इज़ अदरवाइज डिपेंडेंट अपॉन द फाइंडिंग अ रिजल्ट ऑफ सच सर्विसेज। अगर उसकी डिपेंड करती है कि मतलब रिजल्ट थे और उसके बाद ये पे करेंगे, ठीक है, तो फिर क्या है, फॉर पर्पज ऑफ दिस रूल फी आर नॉट रिगार्डेड इज बीइंग कंटिजेंट इफ फिक्स्ड बाय कोर्ट और अदर पब्लिक अथॉरिटी आर इन टैक्स मैटर इफ डिटरमाइंड बेस्ड। अगर मतलब टैक्स की बात करें तो पहले से उनको टैक्स बेस पे उनको पता होता है कि 10% टैक्स इम्पोज होना है या 5% इम्पोज होना है, ये तो उसमें क्या होता, मेंबर्स फी में वेरी डिपेंडिंग फॉर एग्जांपल ऑन द कम्प्लेक्सिटी ऑफ सर्विस रेंडर्ड। जो जितनी भी हर मेंबर की जो फीस है वो वेरी करती है, वो चेंज होती है अदर मेंबर से। अब कमीशन एंड रेफरल फीस रूल, जो कमीशन लेते हैं उसका क्या रूल है यहाँ पे, तो देखिए कमीशन एंड रेफरल रूल्स को देखिए। अ मेंबर इन पब्लिक प्रैक्टिस शेल नॉट फॉर अ कमीशन रिकमेंड रेफर टू अ क्लाइंट एनी प्रोडक्ट और सर्विसेज। मतलब वो कमीशन के तौर पर ऐसी कोई काम ना करे जो कि उसके अथॉरिटी से रिलेटेड ना हो, ठीक है, अगर वो इसी तरह करे भी जो उसके रूल एंड रेगुलेशन के ख़िलाफ़ हो तो वो एक तरह की फ्रॉड में आ जाता है। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, एन ऑडिट और रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि मतलब खुद से करे, अ कंपेलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हेन द मेंबर एक्सपेक्ट और रीजनेबली माइट एक्सपेक्ट, जिसकी हमने पीछे बात की है और इसको डिस्कस भी कर लिया है। तो ऐसे कोई भी खुद से वो काम ना करें, ठीक है, तो इसका मतलब जनरली इसकी समरी ये है जिसको हम आगे एक डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद है एडवर्टाइजिंग एंड सोलिसिटेशन रूल। एडवर्टाइजिंग एंड अदर फॉर्म ऑफ सोलिसिटेशन रूल में क्या आ जाता है, अ मेंबर इन पब्लिक प्रैक्टिस शेल नॉट सीक टू ऑब्टेन क्लाइंट्स एडवर्टाइजिंग और अदर फॉर्म्स ऑफ सोलिसिटेशन इन मैनर दैट इट फॉल्स मिसलीडिंग और डिसेप्टिव। मतलब जो भी वो काम करें जिसमें वो गलत तरीके हो या मिसलीड करे या फिर धोखा दे दे, ठीक है, तो इसी तरह की वो ओवर रीचिंग ना करें, ठीक है, किसी भी काम को कंप्लीट करते हुए। फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड नेम रूल, अ मेंबर में प्रैक्टिस पब्लिक अकाउंटिंग ओनली इन अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन परमिटेड बाय स्टेट लॉ। जो भी स्टेट लॉ है, ठीक है, जो उनको रेगुलेशन दी हुई हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग वो जो है क्या करें, उससे उसको लेके चलें। जो लास्ट वन देखिए, अ मेंबर शेल नॉट पर प्रैक्टिस पब्लिक अकाउंटिंग अंडर अ फर्म नेम दैट इज मिसलीडिंग नेम्स एंड आर मोर पास्ट ऑनर्स, जो कि मिसलीड करे, जिसकी हमने ऊपर बात करी कि मिसलीड करे या फिर कोई डिसीव दे दे, मतलब धोखा दे दे किसी को, तो इसी तरह के वो ना करें।
जो नेक्स्ट वन है, हम जो लास्ट वन इसमें डिस्कस करते हैं वो है देयर इज़ अ स्पेशल नीड फॉर ऑल CPAs टू कंडक्ट देमसेल्फ इन अ प्रोफेशनल मैनर दैट एक्ट्स डिस्क्रेडिबल रूल। एक्ट डिस्क्रेडिबल रूल क्या है? अ मेंबर शेल नॉट कमिट एन एक्ट डिस्क्रेडिबल टू द प्रोफेशन, जो उसके खिलाफ हो, उसके मतलब ऐसा कोई एक्ट ना करे। तो ये है रिलेटेड है, ये आज का जो एथिक्स का चैप्टर है, कोड ऑफ कंडक्ट का जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम आगे डिस्कस करेंगे।